नमस्कार मित्रों। एनाटॉमी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। उस संदर्भ में 2 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं, जिसमें हमने जनवरी और नवंबर 2017 के क्वेश्चंस किए थे। आज हमारी तीसरी कक्षा है और जुलाई 2018 के प्रश्नों की व्याख्या हम देखते हैं। प्रश्न है कि किस अनाज में सर्वाधिक रेशा रेशा मीन्स फाइबर फाइबर पाया जाता है? कौन से आपके अनाज है जिसमें ज्यादा रेशा पाया जाता है? तो इनमें से आपको चूज करना है। तो इसमें क्या एक समस्या है कि उन्होंने जो ऑप्शन चूज किया वो गेहूं है, और मैंने कुछ ऑनलाइन साइट्स पे देखा आपका, तो उन्होंने बाजरा माना। मतलब बहुत माइनर अंतर है, लेकिन फिर भी बाजरा स्वीकार किया है। लेकिन इन्होंने जो सही ऑप्शन माना आपका वो गेहूं माना है। तो आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो माना है वो आंसर भी, जो वास्तव में वो भी। अगला है कि नॉन रैम निद्रा के कितने चरण होते हैं? साइकोलॉजी का था, गलती से यहाँ पे आ गया, कोई बात नहीं, व्याख्या देख लेते हैं। जो स्लीप है आपके, उस स्लीप के 4 चरण होते हैं। एक रैम होता है आपका, रैंडम आपका सॉरी रैपिड आई मूवमेंट, और एक होता आपका एन रैम, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। फिर एन रैम के भी 1, 2 और 3 करके 3 चरण होते हैं। जैसे जैसे प्रश्न आएगा कि हम साइकोलॉजी जब पढ़ेंगे तो उनकी व्याख्या मैं करूंगा कि रैम में क्या होता है और एन रैम के अलग अलग चरणों में क्या होता है। तो यहाँ पे तो सिंपल फैक्ट पूछा है कि नॉन रैम निद्रा के कितने चरण है, तो 3 चरण आपके, या 3 स्टेजेस आपकी होती है। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ट्राइकस्पिड वॉल्व इज फाउंड बिटवीन, ट्राइकस्पिड जो वॉल्व है वो किसके बीच में पाई जाती है? तो इसको भी ध्यान से देखिए। ये हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर हमारे होते हैं। ऊपर वाले को एट्रियम कहा जाता है, तो ये आपका राइट एट्रियम है। ये आपका लेफ्ट एट्रियम है। ये राइट वेंट्रिकल है आपका, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो जो राइट एट्रियम है उसमें जो ब्लड आता है आपका, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आपका सुपीरियर या इंफीरियर वेना केवा से। वेना केवा, एक तरह से आप वेन्स कह सकते हैं, वेना केवा से वो ब्लड आ गया। आने के बाद में जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यहाँ पर आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। जो यही पूछा था ना, ट्राइकस्पिड वॉल्व किस किस के बीच में पाई जाती है? तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो यह सेकंड, राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल। मैं और भी फैक्ट इसके साथ बता रहा हूँ, बहुत बार क्वेश्चन आए, ध्यानपूर्वक सुनना। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हुई और यहाँ का जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था आपका, वो राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया। फिर राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन हुआ, और यहाँ पे आपकी, मतलब यहाँ पे दिखाना थोड़ा सा अलग है। एक लेयर होती है उसमें, आपकी होती पल्मनरी वॉल्व होती है। उस पल्मनरी वॉल्व ओपन होगी, और ओपन होने के बाद में वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो लंग्स की तरफ आपका चला जाता है। तो पल्मनरी ये आपका बड़ी आर्टरी, फिर ऐसे करते करते और राइट और लेफ्ट में दोनों लंग्स की तरफ जाएगा। वहां पर उनको CO2 देगा और उससे ऑक्सीजन लेगा, और ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके इधर आएगा। और एक एक क्वेश्चंस या 2 बार शायद आया हो, जो हार्ट की तरफ से आपकी जाती है उनको कहा जाता है आर्टरीज। जो हार्ट की ओर लेके आती ब्लड को उनको कहा जाता है वेन्स। वैसे तो जितनी भी आपकी आर्टरीज हैं उनमें सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है। यही एकमात्र आर्टरी ऐसी है जिसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये पूछा जाता है पल्मनरी आर्टरीज। और ऐसे ही जितनी भी वेन्स हैं उन सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यही एकमात्र वेन ऐसी है जिसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड है, आपका सॉरी ऑक्सीजनेटेड है, पल्मनरी वेन्स। तो दोनों में पल्मनरी ही नाम है। और पल्मनरी वेन्स से वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो वापस आपका हार्ट की तरफ आ गया। तो हार्ट से निकला, लंग्स की तरफ गया, लंग्स से होके फिर दोबारा हार्ट की तरफ आया। ये जो सर्किट बना, वाप गया और फिर वापस आना, इसको बोलते पल्मनरी सर्किट। सर्किट मतलब होता है कि पूरा एक प्रोसेस पूरा हो जाना, कि यहां से गया वापस आ गया। लेफ्ट एट्रियम में फिर कॉन्ट्रेक्शन हुआ, तो यहाँ पे बाई कस्पिड वॉल होती है जिसके 2 कस्प होते हैं, वो ओपन हुई, और यहाँ का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट का सबसे मजबूत चैम्बर होता है, इसकी वॉल काफी थिक होती है। जब इसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा तो यहाँ पे एक एओर्टिक वॉल होती है, एओर्टिक वॉल, वो ओपन होगी, और ओपन होने के बाद एओर्टा
या अलग अलग प्रकार की सिस्टम की आर्टरीज होती हैं, वहां से होता हुआ ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, पूरे शरीर के टिश्यूज के पास वो जाएगा। टिश्यू, पहले आर्टरीज, फिर आर्टियोल्स, फिर कैपिलरीज, और उनको देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और वहां से CO2 या कुछ अलग जो वेस्ट हैं उनको लेके फिर हार्ट की तरफ दोबारा बढ़ता है। अब ये जो हार्ट की तरफ दोबारा आया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, और होके फिर दोबारा कहाँ पे पहुंच जाता आपका, राइट एट्रियम के अंदर। तो ये भी एक सर्किट पूरा हुआ, इस सर्किट को बोलते हैं सिस्टमिक सर्किट। तो इससे काफी प्रश्न आपके आते रहते हैं, तो इनको अवश्य रूप से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे तो एक सिंपल पूछा था, ट्राइकस्पिड बॉल किसके बीच में पाई जाती है आपकी, राइट और राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच। अगला प्रश्न देखिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। तो ओवेरी जो है आपकी, उससे दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एक एस्ट्रोजन सिक्रेट होता है आपका, एक प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होता है। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का पूछा था, बाकी एस्ट्रोजन भी याद रखिएगा, एस्ट्रोजन्स। जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका मैंने बताया था दो तरह की होती है, एक एड्रिनल मेड्यूला होता है आपका, जिससे दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन, जिनको एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन भी कहा जाता है। एक एड्रिनल कोर्टेक्स होता है आपका, जिससे तीन हार्मोन सिक्रेट होते हैं, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और आपका एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स। किडनी है, किडनी से दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं आपके मेन, एक तो होता है कैल्सिटिरोल, कैल्सिटोनिन जो है वो थायराइड से होता है, और कैल्सिटिरोल जो है आपका वो किडनी से होता है। और एक होता है आपका एरिथ्रोपोइटिन, जो कि आरबीसी के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एरिथ्रोपोइटिन। पैराथायराइड ग्लैंड से एक ही मेन हार्मोन आपका पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन, जो कि कैल्शियम के होम्योस्टेसिस पे काम करता है। तो ये अलग अलग आपके मैंने बताए, इनको याद रखिएगा। T3 हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो एक और आ गया T3, अभी हार्मोन का क्वेश्चन था। तो T3 और T4 हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी आपकी, थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। थायराइड से एक तीसरा हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन, ये तीसरा हो गया। तो T3 का नाम है ट्रायोडोथायरोनाइन, और T4 का थायरोक्साइन। ये थायरोक्साइन करके क्वेश्चन पहले भी आया था कि थायरोक्साइन है वो किस ग्लैंड से सिक्रेट होता है, थायराइड से। पिट्यूटरी में भी दो भाग मैंने बताए थे, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में तो दो थे आपके, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, जो मैं पहले बता चुका हूँ। एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर आपके बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जिसमें एसीटीएच है, आपका एचजीएच ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, तो फिर आपका टीएसएच है, थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन आदि। ये काफी सारे हैं, आप उनको याद कर लीजिएगा। मैं थोड़ा चाहे तो लिख सकता हूँ, जैसे एचजीएच ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन हो गया आपका, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और प्रोलैक्टिन, जो कि मिल्क प्रोडक्शन में काम करता है, प्रोलैक्टिन। ये सब आपके एड्रिनल, सॉरी, इसके एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं। थाइमस जो है आपकी, वो जो टी सेल्स होते हैं उनके मैच्योरेशन में काम करती है। थाइमस के है तो बहुत सारे हार्मोन्स, लेकिन उतना सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का कौन सा है, तो टिश्यू कई प्रकार के हैं, चार प्रकार के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू होते हैं आपके, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं आपके, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, और नर्वस टिश्यू। ये चार हैं आपके। और कनेक्टिव टिश्यू जो है वो भी कई प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार आप कह सकते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कनेक्शन लूज होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिनमें डेंस होता है। कार्टिलेज होते हैं आपके, और बोन टिश्यू, और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू आपका पूछा था, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपका यहाँ ब्लड हो गया, क्योंकि ब्लड कैसा है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में दो मेन एग्जांपल है आपका, एक ब्लड हो गया, एक लिम्फ हो गया, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में पाया जाता है। ये कनेक्टिव टिश्यू है। बाकी औरों के भी याद रखिएगा, बोन हो गया, दो ये बताई दिए, ब्लड और लिम्फ हो गया। कार्टिलेज, कार्टिलेज भी फिर तीन प्रकार का होता है, हाइलाइन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज।
काफी सारे नाम हैं, जितना आप याद रख पाए। तो मोटा मैंने आपको बता दिया, लूज, डेंस, कार्टिलेज आपका 3, और फिर बोन टिश्यू चौथा, और ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें ब्लड और लिम्फ आ जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्केडियन क्लॉक इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन। ये पहले भी आया था, सर्केडियन रिदम का जो क्वेश्चन था, और वहीं पे मैंने बताया था एक SCN करके सुप्रा शियस्मेटिक न्यूक्लियस है जो कि हाइपोथैलेमस में पाया जाता है, और वही इस सर्केडियन क्लॉक को मेंटेन करता है, जो कि वेक और स्लीप का पैटर्न है, और भी चीजें आपकी इसमें आती हैं। बाकी और जो है आपकी इनसे रिलेटेड नहीं है। सेरिबेलम का हमने पढ़ा था, जो पोस्चर को मेंटेन करने में काम करता है। मेडुला ओब्लोंगाटा है जो हार्ट में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका काम करता है। सेरिब्रम के तो बहुत सारे फंक्शंस थे अलग अलग लोब के आधार पे, कभी आगे प्रश्न आएगा तो मैं विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। मसल से फिर एक क्वेश्चन और आ गया, जैसे अभी हमने 4 प्रकार के टिश्यू पढ़े थे आपके, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू भी जो है आपका वो 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार की मसल्स आप कह सकते हो। एक स्केलेटल मसल्स होती है, एक स्मूथ मसल्स होती है, एक कार्डियक मसल्स होती है। तो कार्डियक मसल्स तो हार्ट में ही पाई जाती, कार्डिया से हार्ट वाला है। स्केलेटल मसल्स है जो स्केलेटन हड्डियों के ढांचे से जुड़ी हुई है, और विशेषता क्या है आपकी स्केलेटल की, ये वॉलंटरी मसल्स है। वॉलंटरी, जिसको हम अपनी इच्छा के आधार पर कंट्रोल करते हैं, मूव करना है या नहीं करना है। ये दोनों के दोनों हैं, ये इनवॉलंटरी है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और स्मूथ क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके ऊपर आपके स्ट्राइएशंस नहीं मिलते हैं। प्रोटीन की कुछ लाइंस होती है फाइबर टाइप की, उनको स्ट्राइएशन कहा जाता है, वे नहीं मिलती, इस कारण से ये दिखने में स्मूथ दिखती है। और बाकी दोनों इनके अंदर स्ट्राइएशन मिलते हैं, इसलिए इनको स्मूथ नहीं कहा जाता। तो आपसे पूछा स्मूथ मसल्स कहाँ पाई जाती है, तो जितना भी ऑटोनोमिक आपकी मसल्स हैं, कार्डियक को छोड़ के, कार्डियक भी एक तरह से ऑटोनोमिक है, लेकिन ये केवल हार्ट में है। लेकिन हार्ट को छोड़ के जितने भी आपके मसल्स हैं ऑटोनोमिक, वे सब स्मूथ मसल्स हैं। जैसे ऑल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स एक्सेप्ट हार्ट, बिल्कुल सही है, क्योंकि हार्ट में स्मूथ नहीं, आपकी कौन सी कार्डियक मसल्स है। हैंड्स एंड फीट, इसमें स्केलेटल मसल है आपकी जो कि वॉलंटरी काम करती है। हार्ट में कार्डियक मसल्स हैं जो कि इनवॉलंटरी काम करती है। इंटेस्टाइन और लीवर, ये भी स्मूथ मसल्स है। जो पूरी एलिमेंट्री कनाल है आपकी, जो GI ट्रैक्ट है आपका, वो पूरा का पूरा स्मूथ मसल से बनता है। गले के बाद नीचे का ईसोफेगस से आप स्टार्ट कर सकते हो। ईसोफेगस से ऊपर है जैसे फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, टंग है आपकी, ये सब वॉलंटरी है आपकी, इसमें इनवॉलंटरी वाला पार्ट नहीं होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस आगे भी आएंगे स्मूथ मसल्स या स्केलेटल मसल्स को। एनिमल सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स, ये वैसे क्वेश्चन ड्रॉप किया है, मुझे ध्यान आ रहा है। एनिमल सेल मतलब प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है आपकी, मनुष्यों की या एनिमल्स की, उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो वैसे 3 चीजें होती है उसमें। फोस्फोलिपिड जो लिखा है यहाँ पे, एक कोलेस्ट्रॉल होता है आपका, और एक ग्लाइकोलिपिड होता है। इन 3 लिपिड से मिलकर वो बाइलेयर आपकी बनती है, ये तो याद रखिएगा। और उसके बनने में तो लिपिड है, लेकिन उसके सहयोग में प्रोटीन भी होते हैं। 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं आपके उसमें। एक तो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं आपके, जो कि उसके साथ साथ में अटैच है, और दूसरे होते हैं आपके ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो फर्मली एम्बेडेड होते हैं, अच्छी तरह से उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो प्रोटीन उसके बनने में नहीं होते। प्रोटीन अलग अलग कार्यों की दृष्टि से जुड़े हुए हैं। बनने की दृष्टि से अगर देखो तो केवल आपके लिपिड होते हैं, वो भी 3 टाइप के। सबसे ज्यादा फोस्फोलिपिड, उससे कम कोलेस्ट्रॉल, और सबसे कम ग्लाइकोलिपिड। अब क्यों कैंसिल किया हो तो वही बता सकते हैं। तो एक तो सेंस ये हो सकता है कि उन्होंने केवल लिपिड की दृष्टि से ही पूछा हो, तो वो तो कोई ऑप्शन बना ही नहीं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट उसमें नहीं होते, कैल्शियम नहीं होता। प्रोटीन होते हैं उसमें, लेकिन प्रोटीन उसकी फॉर्मेशन में नहीं होते, तो कैंसल है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऑप्शन चूज करना चाहे तो A या B, ये जो कॉम्बिनेशन है चूज किया जा सकता है। तो मैंने आपका जो भी विस्तार था बताया, इसको ध्यान रखिएगा। विच आर द रिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के रिच सोर्स क्या है। तो रिच सोर्स में एनर्जी में 3 चीजें आपकी आती हैं, या कार्बोहाइड्रेट, कार्ब हो गए आपके, और फैट हो गया आपका, लिपिड कह सकते हैं, ये हो गए। मेन तो 2 हैं।
कभी कभी प्रोटीन का भी एनर्जी के रूप में यूज हो जाता है, जिसको मसल वेस्टिंग कहा जाता है, लेकिन सामान्यतः इसका यूज नहीं होता। इन दो का ही होता है, कार्बोहाइड्रेट का और फैट का। तो रिच सोर्स ऑफ एनर्जी में यही आ जाएगा, आपको फैट आ जाएगा और कार्ब आ जाएगा, ए और बी। विटामिन है, मिनरल्स हैं, हमने पढ़ा था, ये एनर्जी के रूप में काम नहीं करते हैं, ये शरीर के अदर फंक्शंस को पूरा करने में सहयोग करते हैं। जो कार्ब है और प्रोटीन है, ये आपकी जो एनर्जी देते हैं वो है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। पर ग्राम यदि हम कंजप्शन करते हैं उसका, तो 4 किलो कैलोरी लगभग कार्ब का, प्रोटीन का ये है। जो फैट है वो 9 देता, आपका 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, आपका ये कैलोरी वाला भी। अगला है आपका, ये स्पाइन के वर्टिब्रे भी ये हैं, इनको ऊपर से नीचे की ओर क्रम में रखना है। तो गर्दन के पास के जो वर्टिब्रे हैं उनको सर्वाइकल वर्टिब्रे कहा जाता है, सबसे पहले यही आएंगे। उसके बाद आपके थोरेसिक कैविटी के वर्टिब्रे आते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रे, जिनकी संख्या 12 होती है, सर्वाइकल वालों की 7 होती है। लंबर वर्टिब्रे उसके नीचे आएंगे, जिनकी संख्या 5 होती है। फिर सैक्रल वर्टिब्रे आएंगे आपके सबसे नीचे, और उनका वैसे तो बच्चों में संख्या उनकी 5 होती है, लेकिन अडल्ट के अंदर वे एक ही होते हैं, वो फ्यूजन हो जाता है उनका जैसे जैसे एज बढ़ती है। तो सी से ऑप्शन स्टार्ट होगा आपका, सी, डी, बी, ए, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विटामिन का क्वेश्चन फिर आ गया आपका, किस किस की कमी से कौन कौन सा आपका रोग होता है। तो विटामिन B1, जिसको हम थियामिन भी कहते हैं, उससे दो रोग होते हैं आपके, बेरी और पोलिन्यूरिटिस। तो B1 का आपको फर्स्ट मैच कर सकते हैं, सॉरी, फर्स्ट नहीं, सेकंड, बेरी बेरी में क्या होता है, आपका भूख चली जाती है, कमजोरी आ जाती है, हाथ पैरों में दर्द होता है या उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और श्वास प्रश्वास भी आपको शॉर्ट हो जाता है, ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और जो पोलिन्यूरिटिस जो दूसरा है, जो इसमें नहीं दिया है आपका, उसमें जो पेरिफेरल नर्व होती है वे डैमेज हो जाती है, उसको पोलिन्यूरिटिस कहा जाता है। ये B1 की कमी से दो मेन रोग हैं। जो B2 है आपका, उसको राइबोफ्लेविन कहा जाता है। इनके जो नेम है आपके, इसको थियामिन कहा, इसको राइबोफ्लेविन कहा, ये भी याद रखिएगा। तो इसकी कमी से भी कई सारे आपके रोग हैं, जिसमें स्किन के भी हैं, हाइपरीमिया, ब्लड ज्यादा बनना, या स्वेलिंग आ सकती है माउथ में, थ्रोट में, आदि आदि। लेकिन दो प्रसिद्ध हैं इसके, एक है एंगुलर स्टोमेटाइटिस, जो कि यहाँ पे दिया है आपका, एक होता है चिलोसिस। एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है कि जो माउथ के कॉर्नर होते हैं उस पे आपकी एक कटिंग सी बन जाती है, उसको एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहा जाता है। जो चिलोसिस है उसमें होठों के ऊपर स्वेलिंग या क्रैकनेस आ जाती है, वो चिलोसिस हो गया। B12 तो बहुत प्रसिद्ध है, पहले भी क्वेश्चन आया था, साइनोकोबालामिन, और इसकी कमी से क्या होता आपका, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, इसको पेरेनिसियस अनीमिया भी कहा जाता है। तो दोनों नाम याद रखिएगा, दोनों ही तरह से पूछे जाता है। पेरेनिसियस अनीमिया, इसको मैंने विस्तार से आपको बताया था, और दूसरा नाम उसका मेगालोब्लास्टिक। और क्यों कहा इसको, क्योंकि इसमें जो आपके आरबीसी है, उनका जो साइज है वो एबनॉर्मली लार्ज हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो बताया था कि डीएनए की मिसफंक्शनिंग के कारण ऐसा होता है। और B12 है वो आपके आरबीसी के डीएनए के लिए काफी आवश्यक माना जाता है। और जो B3 है आपको, जिसको नियासिन कहा जाता है, उसके कारण से पेलाग्रा आपका रोग होता है, ये डी का फर्स्ट होगा। पेलाग्रा को D3 भी कहा जाता है, जिसमें 3 प्रकार के डी होते हैं, डायरिया, दस्त लगना, डर्मेटाइटिस स्किन का हो गया आपका, और डिमेंशिया। ये 3 डी है जो पेलाग्रा के अंदर आपके आते हैं, इसको याद रखिए। तो ये जुलाई तक के पेपर भी आपके हो गए हैं, आगे का हम अगली कक्षा में करेंगे। ओम